हेलो फ्रेंड्स, हमारे मेंस इनसाइट में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण जो टॉपिक है और डे 3 है हमारा। अभी तक हमने फूड प्रोसेसिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और ये है एमएसएमई। इसके बाद हम लोग आरटीआई, सिटीजन चार्टर, इस तरह के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, आपका टेररिज्म हो गया, नक्सलिज्म हो गया, जो भी टॉपिक सबसे ज़्यादा हिट है, ऐसे कॉमन टॉपिक जो आपके बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी तीनों जगह कॉमन है। अगर कोई भी स्टूडेंट जो बिहार भी दे रहा है और उत्तर प्रदेश का पीसीएस भी दे रहा है और साथ में यूपीएससी भी दे रहा है, तीनों में ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके 70 to 75% सेक्शन को कवर करते हैं। और सबसे ज़्यादा ये बीपीएससी में निबंध एससी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, कभी भी किसी एक टॉपिक पे डायरेक्ट अगर आपसे निबंध नहीं भी पूछा जाता तो एक बात याद रखिए कि निबंध क्या है कि भाई आपके डायमेंशंस हैं। अगर मान लीजिए आपको महिला सशक्तिकरण पे लिखना है तो आप महिला सशक्तिकरण में भी एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान दिखा सकते हैं कि गांव के लेवल पे किस तरीके से माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस लेवल पे जो बिजनेस का एटीट्यूड आप उनका बिल्डअप करेंगे, जो आर्थिक सशक्तिकरण पैसा उनके हाथ में आएगा, किस तरह से उन्हें सशक्त करेगा। क्योंकि बहुत बड़े थिंकर्स ने ये कहा भी है कि भाई जब आप एक माँ को आप सशक्त करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस राष्ट्र को सशक्त करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं कि भाई आप अपना इसे निबंध में आप किसी भी आंसर में कोट करने के लिए मैं कई बार एक शब्द इस्तेमाल करता हूं कि भाई हमेशा आप हर चीज़ में अगर आपको 8 से 9 प्राइम फैक्ट, अगर आपको प्राइम तथ्य आते हैं तो फिर आपसे अच्छा विद्यार्थी कोई नहीं है। क्योंकि आपको अपना औसत अच्छा करना है। बहुत परफेक्ट होने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर रिसर्च के पूरे पीएचडी कर रखी लोगों ने। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 8 से 9 प्राइम तथ्य चाहिए कि भाई कोई भी टॉपिक है उसके बारे में क्या उसकी करंट सिचुएशन है, समस्याएं क्या है, गवर्नमेंट के लेवल पे क्या सॉल्यूशन है, और आप अपनी राय में। देखिए, कभी भी जब आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई आप अपनी राय में इस पे क्या कहना चाहेंगे, तो अपनी राय भी जो होती है ना, वो आपकी अपनी राय नहीं होती। सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और अच्छे स्कॉलर्स ने जब बहुत सारे एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ के जो एक जर्नल आपके पास परसेप्शन बनता है, वही एक आम राय होती है जो किसी प्रश्न पे आपको देनी होती है, सामान्य राय। तो आइए चलिए हम लोग एमएसएमई को स्टार्ट करते हैं। ये आपका डे 3 है और इस तरह से मेरा टारगेट है कि लगभग ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंस इनसाइट नाम से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ कि हम लोग ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको कवर करें। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइज की कि आखिर माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइज आपका क्या है। मित्रों, व्हाट इज द एमएसएमई? तो ऐसे इंटाइटल्स जो आपके इन्वॉल्व हैं मैन्युफैक्चरिंग में, विनिर्माण में, उत्पादन में और प्रसंस्करण में, किसके? गुड्स एंड कमोडिटीज। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले जो आपका क्राइटेरिया था, क्लासिफिकेशन था जो आपका एमएसएमई का, उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज और आपका सर्विस इंटरप्राइज दोनों के अलग अलग सेक्शन आपके थे। लेकिन अभी वर्तमान में क्या किया गया है कि भाई जो आपका न्यू क्लासिफिकेशन है, इसमें आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए। जैसे कि आपको याद रखना है, आप स्टार्टिंग में ये याद रख सकते हैं कि भाई पहले आप 1 और 5 याद रखिए, उसके बाद आपको 10 और 50 याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, आपको 20 और 100 याद रखना है। ये आपने कैसे याद रखना है, देखिए ये आपका सिंपल है, ये आपका 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 10, 50 याद रखिए, फिर ये आपको अपना 20 और 100 याद रखिए। इसमें क्या है, देखिए अब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में माइक्रो इंटरप्राइजेस उसे कहा जाता है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। तो वो सारे जो आपके यूनिट्स है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस हो, ये आपकी माइक्रो इंटरप्राइज में आएगी। और अगर यही इन्वेस्टमेंट आपका 10 करोड़ से कम है, टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, तो ये आपकी बन जाती है क्या? ये आपका स्मॉल इंटरप्राइज बन जाता है। तो ये आपकी हो गई माइक्रो, ये आपका हो गया स्मॉल। और बाद में मीडियम इंटरप्राइज के लिए क्या चाहिए? मीडियम इंटरप्राइज के लिए अगर इन्वेस्टमेंट आपका 20 करोड़ से कम, देखिए यहाँ ज़्यादा कहीं आपने इस्तेमाल नहीं करना है, कम ही इस्तेमाल करना है। तो 1 करोड़ से कम का अगर इन्वेस्टमेंट है, 5 करोड़ से कम का अगर आपका टर्नओवर है, तो आप माइक्रो हैं। और अगर 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है, 50 करोड़ से कम का आपका टर्नओवर है, तो आप स्मॉल हैं। और अगर आपका 20 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है, 100 करोड़ से कम का टर्नओवर है, तो ये मीडियम इंटरप्राइजेस है। तो ये न्यू डिफिनीशन है जिसमें आप ये अपना 15, 10, 50 और ये 20 और 100 ये आप याद रखिए इस तरह से, ताकि तीनों डिजिट आपको याद रहे। तो ये आपकी लेटेस्ट जो है वो क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा मित्रों आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एमएसएमई के संदर्भ में कुछ आपको फैक्ट याद रखने हैं। पहला तो ये आपका इसका शेयर में सबसे ज़्यादा, एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा इसका शेयर है भाई। 45% इसका एक्सपोर्ट, आपके टोटल जो भारत सरकार के द्वारा जितना भी निर्यात किया जाता है उसका 45% आपका एक्सपोर्ट में इसका योगदान है एमएसएमई का, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइज का। और जैसे कि अभी हमने इसकी डिफिनीशन देखी है, तो याद रखिए ये आपका 15, ये आपका 10, 20 और ये आपका 20 और 100,
ये याद रखिएगा, अभी मैंने आपको समझाया है कि 1 करोड़ से कम का अगर इन्वेस्टमेंट है, 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो ये माइक्रो है। स्मॉल के लिए अगर 10 करोड़ से नीचे का आपका इन्वेस्टमेंट है और 20 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है तो ये स्मॉल है। और मीडियम के लिए 20 करोड़ से नीचे का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ से नीचे का टर्नओवर, तो ये आपका मीडियम है। तो इसीलिए आप इसी क्रम में इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए टोटल इंडियन की जीडीपी में 29% का ये योगदान दे रहा है, मतलब बहुत बड़ा सेक्शन है ये, रोजगार का सबसे बड़ा सेक्शन है ये, ठीक है। इसमें देखिए आप 110 मिलियन वर्कर्स हैं जो इसमें एम्प्लॉयड हैं, और वुमेन ऑन भी है आपका 20% के आसपास, ठीक है। ग्रोथ रेट इसकी 10% के आसपास है, और सबसे ज़्यादा ये रोजगार प्रोवाइड करता है। 45% इसका निर्यात में योगदान है, और भारत की जीडीपी में 29% इसका योगदान है, और मैन्युफैक्चरिंग में ये आपका 6.11% है। बाकी ये आंकड़े जो वगैरह है ये लेटेस्ट आपके चेंज होते रहते हैं, अभी जो लेटेस्ट आपके हैं वो आंकड़े भी आपको अपडेट करके कुछ दिए जाएंगे। अब 86% ऑफ एमएसएमई इज अनरजिस्टर्ड। अब 86% जो है आपका अनरजिस्टर्ड है, मतलब कि इसमें आपका अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्शन है वो आपका इसमें फॉर्मल सेक्टर कम है एमएसएमई में, क्योंकि ज़्यादातर छोटी छोटी जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, छोटे छोटे कस्बे गांव में बनी हुई हैं, और बहुत सारे टैक्स इवेड होने के लिए, टैक्स छुपाने के लिए भी उनको बहुत सही से दिखाया नहीं जाता। क्योंकि भाई जब आप एक फॉर्मल सेक्टर में जाएंगे तो आपका जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है उसमें आपके लेबर्स का लेबर कोड अप्लाई होगा, खास तौर पे उसमें आपके आप बाल मतलब श्रम नहीं करवा सकते। खास तौर पे एक आपका टाइम होगा कि भाई आपका जो टाइम के घंटे कितने होंगे, बोनस होंगे, बहुत सारे खर्चे, और इन चीज़ों को छुपाने के लिए बहुत सारा यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर आपका बिल्डअप है एमएसएमई में। यहाँ पर चैलेंज क्या है, चैलेंज को हम 3 स्तर पे देखेंगे यहाँ पर। एक तो आपका प्रक्रिया के स्तर पे प्रोसीजरल है, दूसरा ऑपरेशनल है कि भाई आप उसे ऑपरेशन करते हुए कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है वो है टेक्नोलॉजिकल आपका। पहला देखते हैं प्रोसीजर पे क्या दिक्कत है। भाई आप ही को एमएसएमई लगानी है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे राहुल नाम का लड़का है, उसको भैया छोटा सा प्लांट्स लगाना है अपना क्या बनाने का, रुमाल बनाने का। अब रेड टेपिज्म क्या है भाई, लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा है। पहले तो मंत्री नेता सब अपने भाई भतीजे इनको देंगे, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा। बाद में अगर मिलेगा तो बैंकों के लेवल पे भी बैंक मैनेजर साहब उसी बंदे को लोन देंगे जो उसके 1 करोड़ के लोन को सैंक्शन करके उसको भी 5 लाख रुपए दे दे। तो इस तरह से करप्शन, लाल फीताशाही, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। फिर आपका पुअर इंसॉल्वेंसी है, मतलब बहुत ही लत्तड़ सा सिस्टम चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर क्या है ना, शिक्षा का अभाव है। भारत में हम लोग ये तो मान लेते हैं कि भाई हम 73% जो है लिटरेसी है, लेकिन 73% का मानक क्या है, 7 वर्ष का कोई व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है, ठीक है, वो आपका साक्षर है। तो साक्षरता का पैमाना देखिए, यहाँ साक्षरता का पैमाना मतलब कि मैट्रिक, कम से कम मैट्रिक एजुकेशन या फिर आपका ग्रेजुएशन नहीं है। यहाँ साक्षरता का पैमाना देखिए। अगर आप रियल एजुकेशन देखना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति चीज़ों को समझ सके, आप कानूनी कार्रवाई से लेके सब चीज़ों पे ध्यान दे सके, ऐसी जनता यहाँ पर 20% भी नहीं है। हम आंकड़ा जो है वो 73% तक दिखा रहे हैं। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। इस तरह का आप एक कॉमन स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं। तो पुअर इंसॉल्वेंसी है। रेगुलेटरी हर्डल्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई सारे रेगुलेटरी हर्डल्स हैं और इतनी कागज कार्रवाई व्यक्ति यहाँ कर नहीं पाते हैं। और अनऑर्गेनाइज हमने बात की है कि भाई अनऑर्गेनाइज्ड ये है क्योंकि उसमें बहुत सारा बर्डन जो बंदा सेटअप कर रहा है उसके ऊपर भी आता है, और यहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। क्योंकि भारत में आपको पता ही है कि 144 करोड़ हम नहीं, जो आपका यूनाइटेड नेशन की पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस है उसके अकॉर्डिंग हम 144 करोड़ जा चुके हैं। हम चाइना से लगभग 3 करोड़ ज़्यादा पॉपुलेशन लेके बैठे हैं। तो यहाँ पर इस लेवल का पूरा इंफ्रा बिल्डअप करना बहुत टफ है। अब आते हैं ऑपरेशनल बेस पे कि ऑपरेशनल बेस में यहाँ पर आपकी क्या समस्या है। तो देखिए ऑपरेशनल बेस में यहाँ पर जो आपकी समस्या है वो ये है कि भाई पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे इशू है, ठीक है। फिर आपका लैक ऑफ क्रेडिट है। क्रेडिट लेक ऑफ कैसे है, जैसे अभी आपको पता है कि 2015 से पहले तक बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट या फिर आपको बहुत सारे माइक्रो लेवल के मेगा फूड पार्क वगैरह या कोल्ड स्टोर वगैरह बनाने के लिए प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग में आपका जो था ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन 2015 अप्रैल 2015 में इस तरह की आपकी फूड प्रोसेसिंग या बहुत सारी माइक्रो यूनिट्स को बिल्डअप करने के लिए प्राइमरी लैंडिंग जो है दी गई है। क्योंकि रहता है ना कि प्राइमरी लैंडिंग के तहत 42% जो है वो इन सब चीज़ों को दिया जाएगा, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर के जो आपके सेक्शन होते हैं। लैक ऑफ क्रेडिट है, ठीक। लो प्रोडक्शन है। लैक ऑफ क्रेडिट क्यों है, पहला तो शिक्षा का अभाव है, दूसरा स्कीम्स के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है, तीसरा ये है कि भाई करप्शन, भाई भतीजावाद बहुत तगड़े लेवल पे है, ठीक है। लो प्रोडक्शन है
क्योंकि हमारे यहाँ लो प्रोडक्शन कम क्यों है? देखिए, लो प्रोडक्शन का कारण पहला तो मशीनरी हो गया कि तकनीक अब जहाँ पर 3D प्रिंटेड लेवल की तकनीकों को इस्तेमाल किया जा रहा है, AI को यूज़ किया जा रहा है, वहीं पे आज भी बहुत पुराने लेवल की जो मशीनरी है, क्योंकि नई मशीनरी जो तकनीक है वो काफ़ी महंगी है और भारत में अपने लेवल पर अभी जो विकास है वो हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा तकनीकों को इम्पोर्ट करते हैं, तो लो प्रोडक्शन कॉस्ट है हमारा, पर प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। इसी कारण हम बहुत सारी चीज़ों में, जैसे यहाँ एग्जांपल आप दे सकते हैं भारत के संदर्भ में, आप यहाँ पर जो एग्जांपल है वो दे सकते हैं, जैसे कि कपड़ा है, ठीक है मित्रों, तो कपड़े में आप तुलना कर सकते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को भारत जो है वो बीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि भाई यहाँ पर लेबर वगैरह जो चीज़ें बहुत सस्ती हैं। चाइना में लेबर बहुत सस्ती है, उसके अपने रूल हैं, क्योंकि पूरा एक सेंट्रल सिस्टम है वहाँ पे। जबकि यहाँ पर क्या है कि भारत का जो कपड़ा है वो बांग्लादेश पाकिस्तान को कम्पीट नहीं कर पा रहा, यही आपका, क्योंकि हमारा लो प्रोडक्शन है और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है पर प्रोडक्ट। दूसरी बात है, स्किलिंग काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है कि यहाँ पर जो ग्रेजुएट है, PhD है, रिसर्च है, बहुत कम है। भारत में अगर बात की जाए तो R&D जो है हमारा, R&D टोटल GDP का 0.7% है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा आप और भी देखेंगे कि कितना ज़्यादा स्टूडेंट आपका टेक्निकल एजुकेशन वाला है, और टेक्निकल एजुकेशन में खास तौर पे वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। हालांकि स्टेम जैसी कई सारी योजनाएं सरकार चला रही है, लेकिन फिर भी अब जो योजनाएं हैं वो ज़मीनी स्तर पे जब उन्हें हम लागू करेंगे, खास तौर पे हम 144 करोड़ जनता में से अपने 50 करोड़ जो यूथ है उन्हें जब हम बहुत ही टेक्निकली स्किल करने की बात करेंगे, तो कम से कम उस पर अभी 10 से 15 वर्ष का समय और लगेगा। टेक्नोलॉजिकल पे क्या है, तो ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यू तकनीक है, और शिक्षा इस लेवल की तकनीकी शिक्षा कमी है हमारे यहाँ पे। पुअर R&D जैसे मैंने बात की अभी कि 0.7% है, जबकि बाकी विकसित देशों में 3% से ज़्यादा R&D पे निवेश किया जा रहा है। और पुअर डिजिटल प्रेजेंस है, ये आप जानते हैं कि भाई ये जो आपका डिजिटल है, जैसे खास तौर पे आप नॉर्थ ईस्ट के सेक्शन को देखेंगे तो वहाँ पे डिजिटल इंफ्रा है ही नहीं। अभी बहुत बहुत ऐसे गांव हैं जहाँ पे तो आप पेमेंट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का है नहीं। और कई जगह बैंकिंग एम्बुड्समैन वगैरह भेजे जा रहे हैं ताकि वो जाके लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड करें। तो पुअर डिजिटल प्रेजेंस हमारे यहाँ पे काफ़ी है, क्योंकि डिजिटल डिवाइड काफ़ी ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट ने क्या इस पे इनिशिएटिव चलाई है मित्रों, बहुत शॉर्ट में मैं पूरी वीडियो को कवर करूंगा ताकि आपका बहुत ज़्यादा समय इसके लेक्चर पे ना दूं। ऐसे तथ्य मैं आपको बता रहा हूं जो आपको याद होंगे, ये 20 तथ्य रट के लिख दीजिएगा, आपके मार्क्स 70% से कम नहीं आएंगे। तो देखिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो उद्योग आधार मेमोरेंडम, स्टैंड अप इंडिया, रैंप योजना आपकी आई थी, एस्पायर है, मुद्रा स्कीम जो आपको पता है, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, जेड स्कीम है, स्फूर्ति है, और आपका यहाँ पर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है, गारंटी स्कीम। ठीक, तो ये आपको जो पॉइंट्स हैं, पहला उद्योग आधार मेमोरेंडम, दूसरा स्टैंड अप इंडिया, तीसरा रैंप स्कीम, चौथा एस्पायर, पांचवा मुद्रा स्कीम, छठा इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, सातवां जेड स्कीम, आठवां स्फूर्ति, और नौवां इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये आपको 9 के 9 पॉइंट याद रखने हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव के तौर पे। और यहाँ पर आपको प्रोसीजरल, ऑपरेशनल, टेक्नोलॉजिकल, इसमें ये 4 हेडिंग्स याद रखनी है। और समस्या और ख़ास तौर पे MSME में क्या योगदान है, तो आप इसमें बताइए कि भैया GDP का 29% है, एक्सपोर्ट निर्यात में 45% है, 110 मिलियन वर्कर काम कर रहे हैं। हालांकि अनरजिस्टर्ड और अनफॉर्मल सेक्टर यहाँ बहुत बड़ा है, और मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा शेयर कवर करता है, ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है। ये मतलब कि इसका स्कोप है। आपको स्कोप और सिग्निफिकेंस में क्या बताना है, आप चैलेंज में ये बस 10 हेडिंग याद रखिए, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव में ये 8 से 9 पॉइंट याद रखिए। अब वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए पहली चीज़ है, मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि बूस्ट वुमेन पार्टिसिपेशन। आप वुमेन पार्टिसिपेशन यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं अगर आप किसी भी मतलब खाता धारक में महिलाओं को ही आगे रखें, और ख़ास तौर पे उनके आधार पे ही आप बहुत सारी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस वगैरह के लाइसेंस इशू किए जाए, तो उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेगा। लिंकेज ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट विद लोकल MSME, बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्रोजेक्ट होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोरोना फेज़ में मास्क ही बनाना था, तो बहुत छोटे छोटे गाँव के लेवल पे जो MSME है उन्हें इस तरह के बहुत सारे ठेके या कॉन्ट्रैक्ट दिए जा सकते हैं, जिसके कारण उनके पास रोजगार हो, और ख़ास तौर पे नवीनतम तकनीकें उन तक सब्सिडी लेवल पे पहुंचानी चाहिए। यूज़ ऑफ E-कोर्ट फॉर द डिस्प्यूट रेड्रेसल, तो शिकायत निवारण के लिए E-कोर्ट्स वगैरह भी होने चाहिए, जो भैया तुरंत कार्रवाई कर दें और बहुत जल्दी से काम हो जाए। बाकी लेवरेज आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 है। 4.0 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन समझ जाइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर 3D प्रिंटिंग जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें एक बड़ा काम है, आपको 5वां पॉइंट याद रखना है, UK सिन्हा कमेटी। अब इसकी रिकमेंडेशन में पहला तो ये था कि भैया जो आपका स्ट्रेस्ड लोन है इसको रीस्ट्रक्चर किया जाए,
क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस्ड लोन है, तो जो स्ट्रेस्ड लोन होता है इसको रीस्ट्रक्चर किया जाए। तकनीक जैसे कि आपको मैंने बताया कि 3D प्रिंटिंग आ गई है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारी नवीनतम तकनीकों को सूचित करवाया जाए। बाकी क्रेडिट मार्केट को, सिडबी को और भी ज़्यादा गहरा करना चाहिए, डीपन करना चाहिए, ताकि लोगों तक क्रेडिट जाए। और एक फंड ऑफ फंड्स बनाना चाहिए 10,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट करने के लिए। और इसके अलावा कैप होनी चाहिए 20 लाख रुपए तक के लोन पे, कोलेट्रल फ्री लोन की। ठीक है, तो ये यूके सिन्हा कमेटी ने अपनी 4 सिफारिशें दी। और उससे पहले मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सब तकनीक को, जितनी भी न्यू एज कटिंग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है सारी यहाँ पे दिखाइए। और डिस्प्यूट रेड्रेसल के लिए ई कोड का योगदान दिखाइए। लिंकेज ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट, लोकल एमएसएमई, ये वाला पॉइंट दिखाइए। वुमेन पार्टिसिपेशन को दिखाइए। तो 5 पॉइंट तो इसके वे फॉरवर्ड में एकदम ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा आपकी गवर्नमेंट इनिशिएटिव में मैंने 9 पॉइंट बताए, इनको रट लीजिए। यहाँ पर आपने चैलेंज में ये 3 हेडिंग के अंदर में ये 4-4 हेडिंग रट लेनी है। और इसके अलावा एमएसएमई का ये सारा योगदान है। तो मित्रों, इस तरीके से ये आपका एमएसएमई टॉपिक बहुत सिंपल वे में तैयार हो जाता है। और शुरुआत में मित्रों डिफिनीशन का ये जो मैंने आपको बताया था, माइक्रो 15 और स्मॉल का 10-50 और आपके मीडियम का 20-100, ये आपको याद रखना है। ये बहुत सिंपल वे है इसे याद रखने का। और इस तरीके से आपका ये टॉपिक कवर हो जाता है। मित्रों, पैरासोल जीएस के द्वारा आपके लास्ट पिछले 1.5 वर्षों में बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। और ख़ास तौर पे मेरा जो पूरा फोकस है वो ये है कि मेंस की आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो। अभी बहुत कुछ हमें भी सीखना है और आप लोगों के रिव्यू बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग मैसेज मेल जरूर किया करिए। हमारे कॉपी रिव्यू से लेके मॉडल आंसर में जहाँ भी समस्या हो, कमियाँ हो, आप हमें बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। बाकी हमारे जो बिहार है बीपीएससी की, कल माइक्रो टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट है और ये लास्ट माइक्रो टेस्ट सीरीज़ है जो बिहार के लिए अगले 60 दिन के लिए हमने प्लान की है। इसके अलावा हमारा अर्जुन बैच यूपी पीसीएस पे चल रहा है और भीष्म बैच भी हमारा 5 जून को स्टार्ट हो रहा है, जिसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं लगभग। उसमें अभी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर दिया है और अर्जुन बैच में हमारा आंकड़ा 50 के आसपास पहुंचने वाला है। तो मित्रों, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी बीपीएससी के लिए प्रारंभिक परीक्षा का बहुत जल्दी हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं नए सिरे से, जिसमें आपके लगभग 50 के आसपास के टेस्ट होंगे। धन्यवाद।